अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मदीहा अशफाक और मेरी जो ग्रुप मेंबर है वो है आयशा अशफाक। हमारा जो टॉपिक है वो प्लाज़्मोडियोफोरा। हम देखेंगे इस पीपीटी में कि प्लाज़्मोडियोफोरा क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ये हम इसमें देखेंगे। अगर इसके कॉन्टेंट्स में देखें, कॉन्टेंट्स में इसके कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, हम इंट्रो इसका देखेंगे। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ये क्या होता है, इसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, ये जब इन्फेक्ट करता है तो इससे क्या बीमारी होती है, ये सारा कुछ देखेंगे। फिर इसका स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल इसके बाद लास्ट पे। इंट्रो में देखें, इसके बताया गया है कि ये किस फाइलम से है, किस क्लास से है, ऑर्डर, फैमिली और जीनस वगैरह इसकी बताई गई है। फिर आ जाती हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये देखें, सबसे पहले ये क्या होता है कि ये रूट इन्फेक्टिंग प्रोटिस्ट पैथोजन है, यानी ये प्लांट्स की रूट्स को इन्फेक्ट करता है। ब्रासिका फैमिली होती है, ब्रासिका फैमिली जो है उसकी बहुत सी स्पीशीज़ को ये इन्फेक्ट करता है और उनमें ये क्लब रूट की बीमारी जो है वो कॉज करता है। ये सॉइल बोर्न होता है और इसके जो स्पोर्स होते हैं वो रेस्टिंग स्पोर्स जो होते हैं वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं और 15 ईयर्स तक वो सॉइल में सरवाइव वो कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत सी ब्रासिका फैमिली के बहुत सी स्पीशीज़ को जो है इन्फेक्ट कर सकता है। ये इसकी होस्ट रेंज जो है वो बहुत वास्ट होती है। इसके स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले इसका जो है एक होता है वेजिटेटिव प्लाज्मोडियम होता है और एक दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव प्लाज्मोडियम। वेजिटेटिव प्लाज्मोडियम में देखें, सबसे पहले इसकी ऑस्मोफिलिक इन्वेलप होता है, यानी इसका सबसे आउटर इन्वेलप जो होता है जो कि 215 नैनोमीटर थिक होता है और ये दो मेम्ब्रेन्स जो हैं ये उनसे मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद ऑस्मोफिलिक इन्वेलप यानी सबसे आउटर इन्वेलप के बाद जो अंदर वाली लेयर होती है वो प्लाज्मोडियल मेम्ब्रेन की होती है, यानी मेम्ब्रेन होती है और जो इस इन्वेलप के बाद आती है, जो इस इन्वेलप के। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है। बाहर जो है वो इन्वेलप होता है स्पोरेंजियल वॉल, अंदर की जानिब जो है वो स्पोरेंजियल मेम्ब्रेन होती है और अंदर इसके कुछ ऑर्गेनेलीज वगैरह दिखाई गई हैं सारी। अब इसके ऑर्गेनेलीज में देखें, जो ऑर्गेनेलीज हैं इसकी, उनमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी इसमें बहुत से न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। इसमें बहुत से लिपिड के ड्रॉपलेट्स होते हैं। फिर ये इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स वगैरह जो ऑर्गेनेलीज हैं वो पाई जाती हैं। वैक्यूल जो है बेसिकली इनमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इनकी जो प्लाज्मोडियल मेम्ब्रेन होती है वो जब इनवर्जिनेट करती है यानी अंदर की जानिब जब धंसती है तो उसके नतीजे में वैक्यूल्स जो हैं वो वजूद में आते हैं। वैक्यूल्स जब बहुत से न्यूक्लियाई के आसपास अलाइन होते हैं ना, जब उनके आसपास तरतीब देते हैं और बाद में वो हर न्यूक्लियाई के आसपास जमा होने के बाद आपस में फ्यूज़ करके जो मेम्ब्रेन बना देते हैं उसको कहते हैं वैक्यूलर मेम्ब्रेन। ठीक है, वैक्यूल की वो जो मेम्ब्रेन होती है और वो जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको फिर हम कह देते हैं स्पोरेंजिया। एक स्पोरेंजियम और जब बहुत से होंगे तो वो स्पोरेंजिया बना देते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्पोरेंजिया हैं ये बनते हैं। स्पोरेंजिया जो होते हैं उनमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद स्पोरेंजिया के बाद स्पाइंस हैं कि स्पाइंस क्या होती हैं कि नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं ये प्लाज्मोडियल मेम्ब्रेन से निकलती हैं एग्रीगेशंस के तौर पर, जो कि वैक्यूलर मटेरियल की होती हैं। और जब ये स्पाइंस बन जाती हैं इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पाइंस के दरमियान में वो जो आउटर इन्वेलप था ना वो उसके बाद इनके दरमियान में बन जाता है। उसके होस्ट प्लाज्मा लेमा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। जो होस्ट की प्लाज्मा लेमा मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, वो जो है वो जो स्पोरेंजिया होती है ना, रेस्टिंग स्पोरेंजिया, उसको सराउंड कर लेती है, यानी उसके मास को एक ग्रुप होता है रेस्टिंग स्पोरेंजिया का, उसको प्लाज्मा लेमा जो है वो सराउंड कर लेती है।
इसके बाद आ जाता है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका जो स्पोरेंजियम था वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट ही था, ठीक है। उसमें जो है वो लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, लिपिड रिच होते हैं ये। और जितने भी ऑर्गेनेलीज हमने पीछे वेजिटेटिव प्लाज्मोडियम में डिस्कस किए हैं, यानी डिक्टियोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है वगैरह, वो सारे इसमें मौजूद होते हैं। फिर इसमें हमने लाइफ साइकिल को डिस्कस करना है कि इसका लाइफ साइकिल जो है वो क्या होता है, कैसा होता है। इसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 फेजेस पर मुश्तमिल होता है। एक होता है प्राइमरी फेज़ और दूसरा होता है सेकेंडरी फेज़। प्राइमरी फेज़ जो है वो रूट हेयर्स में होता है, और जो सेकेंडरी फेज़ है वो कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है, यानी कॉर्टिकल सेल्स में भी रूट के वो होता है। सबसे पहले हम इसका प्राइमरी फेज़ को डिस्कस करेंगे। इसके प्राइमरी फेज़ में ये होता है कि जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो जो स्पोर्स थे वो स्वेल अप हो जाते हैं, और जब वो स्वेल होते हैं तो उनमें से जो होता है वो प्रोटोप्लास्ट वो बाहर आ जाता है। जब वो प्रोटोप्लास्ट बाहर आता है तो वो ज़ूओस्पोर्स या स्वार्म सेल्स, यानी ज़ूओस्पोर मोटाइल स्पोर्स होते हैं, उनके तौर पर ये काम करना शुरू कर देते हैं। ये जो ज़ूओस्पोर्स हैं फिर ये वाटर में से तैर कर जाते हैं, और जब इनको कोई सूटेबल सबस्ट्रेट मिलता है ना, तो ये उसके साथ जो है वो अपने कांटेक्ट करते हैं, और फिर अपने फ्लैजिला जो हैं वो इनके ख़त्म हो जाते हैं, और वो मिक्स अमीबा जिन्हें कहते हैं अमीबॉइड हो जाते हैं वो। फिर उसके बाद ये जो अमीबा होते हैं ये रूट हेयर्स में एंटर कर जाते हैं, वो जो होस्ट होता है उसके रूट हेयर्स में, यानी सेल वॉल उनकी रप्चर होती है, सेल वॉल डिसॉल्व होती है, और उसके नतीजे में वो रूट हेयर्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। उसके बाद जब वो रूट हेयर्स के अंदर एक दफ़ा वो एंटर हो गए तो वो इनलार्ज होते हैं, यानी साइज़ में बड़े हो जाते हैं, और वो थैलस बना देते हैं। अब इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, और न्यूक्लियस जो है वो बार बार माइटोटिक डिवीजन्स करता है, जिसके नतीजे में बहुत से न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब चूँकि ये बहुत से न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर के अंदर बन जाते हैं तो इसको हम कहते हैं अब ये मल्टी न्यूक्लिएट नेकेड स्ट्रक्चर बन जाता है, नेकेड मैस, यानी पूरे का पूरा एक मैस बन जाता है प्रोटोप्लाज्म का, और अब हम इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम चूँकि हिप्लॉइड होता है और इसलिए इसको हम कहते हैं गेमिटोथैलस। ये हिप्लॉइड होता है और इसको हम कह देते हैं गेमिटोथैलस। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो न्यूक्लियस होता है ना गेमिटोथैलस में, गेमिटोथैलस यूनिन्यूक्लिएट था ना, तो हर एक जो गेमिटोथैलस में न्यूक्लियस जो होता है वो अपने आसपास बहुत से जो है वो साइटोप्लाज्म अपने आसपास जो है वो एक्यूमुलेट कर लेता है, जमा कर लेता है, और एक गेमिटेंजियम बना देता है। गेमिटेंजियम जिसमें गेमेट्स प्रोड्यूस होने होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस होता है गेमिटेंजियम का, गेमिटेंजियम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है बार बार वो डिवीजन्स करता है, और 4 to 8 डॉटर न्यूक्लियाई इसके नतीजे में बन जाते हैं। अब यही जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं हर एक बिल्कुल उसी तरीके से अपने आसपास जो है वो साइटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है, और जो बाईफ्लैजिलेटेड गैमीट्स फिर इसके नतीजे में बनना शुरू हो जाते हैं। यानी जो गेमिटोथैलस है वो अपने आसपास जो है वो साइटोप्लाज्म बनाकर वो गेमिटेंजियम बना देता है। गेमिटेंजियम में न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता है बार बार, और वो 4 से 8 न्यूक्लियाई बना देता है। ये फिर से न्यूक्लियाई जो होते हैं ये अपने आसपास साइटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट करके ये जो है वो गैमीट्स बना देते हैं, यानी गेमिटेंजियम में फिर इस तरह से गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो गैमीट्स हैं चूँकि माइटोसिस के नतीजे में बने हैं इसलिए ये सारे के सारे अलाइक हैं, यानी सेम है, और सेम जो गैमीट्स होते हैं उनको हम कहते हैं आइसोगैमेट्स। अब ये जो गैमीट्स होते हैं जब ये गैमीटेंजिया की वॉल जो है ये फटती है तो उसके नतीजे में ये जो गैमीट्स हैं ये रिलीज़ होते हैं, और ये फिर रूट हेयर्स की वॉल्स में भी फिर इस तरीके से जो है वो रूट हेयर्स की वॉल से निकलते हैं। फिर उसके बाद प्लाज्मोगैमी यानी साइटोप्लाज्म जो होता है उसकी वो होता है फ्यूजन होती है उसकी, ठीक है, सॉइल के अंदर ही, और इसके नतीजे में बाई न्यूक्लियर यानी 2 न्यूक्लियस वाला क्वाड्री फ्लैजिलेटेड एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है।
अब यहाँ तक जो था वो उसका प्राइमरी फेज था जो कि रूट हेयर्स में हो रहा था। अब चूंकि वो रूट हेयर्स की वॉल को रप्चर करके वो बाहर आ चुके हैं, वो स्पोर्स, वो जो स्ट्रक्चर बना था बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, अब उससे आगे देखना है कि आगे क्या होता है। तो बाई न्यूक्लिएटेड जो क्वाड्रीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर था वो फिर एंटर करता है इनिशियली एपिब्लेमा में, और एपिब्लेमा के बाद वो मेरिस्टेमेटिक जोन यानी जो ग्रोइंग जोन होता है ना वो उसमें भी एंटर कर जाता है, और फिर वो वहाँ पर जाकर अब फिर से वो मिक्स अमीबा यानी प्लाज्मोडियम बना देता है। अब वहाँ पर जाकर वो फिर से प्लाज्मोडियम बन गया। प्लाज्मोडियम जो है वो इनलार्ज करता है और दोबारा से मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी अब इसमें बहुत से न्यूक्लियाई होंगे, प्लाज्मोडियम बना देता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, जो कि बार बार अब डिवीजन करेगा और उसके नतीजे में जो है वो हिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो बनते जाएंगे। हिप्लॉइड जो न्यूक्लियाई बनेंगे फिर उसके बाद क्या होगा, मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो आस्ता आस्ता क्या होगा कि ये सेल के जो साइटोप्लाज्म की सारी की जगह होती है ना, वो ल्यूमन यानी जो जितनी भी जगह होती है वो सारी की सारी उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे और न्यूक्लियस को ये घेर लेते हैं आसपास से, सारी जगह यानी न्यूक्लियस के आसपास वाली सारी जगह को ये कवर कर लेते हैं अपने। उसके बाद क्या होगा कि बाद में ये क्या करते हैं कि जो सेल होते हैं ना जिनमें ये इन्फेक्शन फैल चुका होता है, वो एक कंडीशन, वो एक प्रोसेस होता है हाइपरट्रॉफी जिसे कहते हैं, यानी इनलार्जमेंट ऑफ सेल, यानी सेल इसमें बड़े होना शुरू हो जाते हैं। अभी सेल डिवाइड नहीं कर रहे, जस्ट बड़े होते हैं सेल बड़े होते हैं, फॉलोड बाय हाइपरप्लेजिया, यानी इसके बाद क्या होगा, सेल्स बड़े होने के बाद बार बार डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। इस तरह फिर बहुत से जब सेल्स बनते हैं और वो सेल्स जैसे जैसे डिवाइड करेंगे उनमें प्लाज्मोडियम भी डिवाइड करता जाता है, हर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए से। अब ये तो सिर्फ एक सेल की बात है। उसके बाद क्या होता है कि आस्ता आस्ता ये जो इन्फेक्शन है ये आसपास के सेल्स में भी फैलना शुरू हो जाता है, और वो आसपास के जो सेल्स हैं वो भी आस्ता आस्ता जो है वो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया वगैरह करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह इन्फेक्शन सारे का सारा जो है वो फैल जाता है पूरे के पूरे रूट्स में। उसके बाद जब मच्योर ये हो जाते हैं, मच्योरेशन ऑफ हिप्लॉइड प्लाज्मोडियम, यानी हिप्लॉइड जो प्लाज्मोडियम है ये मच्योर हो जाता है होस्ट सेल के अंदर। तो पहले प्लाज्मोगेमी हुई थी, अब कैरियोगेमी यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होनी है, न्यूक्लियाई जो उसमें होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, और बहुत से यानी जब दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करेंगे तो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो हैं वो बनते हैं। अब ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं फर्दर मियोसिस करेंगे, और मियोसिस के बाद जो है वो हिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म होगा इसकी क्लीवेज होगी, यानी इसकी भी डिवीजन होने शुरू हो जाएगी, और हर साइटोप्लाज्म जो है वो हर एक न्यूक्लियस के आसपास घेराव करेगा, हर न्यूक्लियस को ये घेर लेगा, जिसके नतीजे में पूरे का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना वो एक जो है ना यूनिन्यूक्लिएटेड बॉडीज़ यानी बहुत सी एक एक न्यूक्लियस वाली जो बॉडीज़ हैं ये सारे के सारा प्रोटोप्लाज्म उनमें कन्वर्ट हो जाएगा, और उन यूनिन्यूक्लिएटेड बॉडीज़ को हम कहते हैं रेस्टिंग स्पोर्स। अब ये स्पोर्स फर्दर जब जाएंगे फेवरेबल कंडीशंस में तो ये फिर से सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से इनका लाइफ साइकिल जो है ये होता है कंप्लीट। ये अब इनका जो एक लाइफ साइकिल है ये देखें, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। प्राइमरी प्लाज्मोडियम गेमेटोफाइट है, देखें सबसे पहले प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासी की है कि ये 1N यानी ये हिप्लॉइड है। हिप्लॉइड के नतीजे में फिर एक गैमेटेंजिया यानी गैमेट्स जिसमें प्रोड्यूस होने हैं वो गैमेटेंजिया बनती है। फिर गैमेटेंजिया के बाद आइसोगैमेट्स बनते हैं। फिर आइसोगैमेट्स जो हैं वो गैमेट की फ्यूजन होती है, प्लाज्मोगेमी होती है। फिर प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होती है। उसके बाद जाइगोट, कैरियोगेमी यानी न्यूक्लियाई जब फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट के नतीजे में एक जो है ना वो 2N प्लांट बॉडी फिर से बन जाती है जो कि सेकेंडरी प्लाज्मोडियम होता है। सेकेंडरी प्लाज्मोडियम में फर्दर मियोसिस होती है, फिर से फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग यानी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, उसके नतीजे में ज़ूओस्पोर्स बनते हैं, और फिर से सारा लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है।